उस रूल का नाम है फजांस रूल। फजांस रूल्स हैं कुछ, क्या है वो? पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड increases. Covalent character in ionic compound increases with the increase in polarizing power of cation. Covalent character in ionic compound increases with the increase in polarizing power of ionic compound of cation, of cation. Now what is polarizing power? What is polarizing power? लिखें इसकी डेफिनेशन। पोलराइजिंग पावर, the power of the cation to distort electron cloud of anion. The power of the cation to distort electron cloud of anion is known as polarizing power. Is known as polarizing power. लिख लिया। पोलराइजिंग पावर प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, चार्ज ऑन कैटायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, साइज ऑफ कैटायन। तो पहले चार्ज देखते हैं, चार्ज से डिसाइड ना हो पाए तो फिर साइज देखते हैं। क्या मतलब इसका, थोड़ा समझ लें आप, मैं कह क्या रहा हूं। जैसे ये है कैटायन, कैटायन, और ये है एनायन। एनायन थोड़ा लार्ज होता है। ये एक कैटायन है और एक एनायन है। होता क्या है, जब कैटायन और एनायन पास आते हैं, जब कैटायन और एनायन पास आते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रैक्टिकली क्या होता है, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है। तो कैटायन की पावर
कौन सी पावर? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की पावर क्या कहलाती है? पोलराइजिंग पावर। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का डिस्ट्रॉट हुआ तो आप इसको ऐसे सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन के साथ शेयर होने वाला है, और शेयर होने का मतलब है कौन सा करेक्टर आना? कोवेलेंट करेक्टर का आना। तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, हम कहेंगे उतनी ही ज्यादा शेयरिंग होने वाली है, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर आने वाला है। अब बताओ डिस्टॉर्शन कब ज्यादा हो पाएगा? जब कैटायन पे चार्ज कम हो या ज्यादा हो? सोचो अपने आप लॉजिकली। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन कब ज्यादा होगा? व्हेन इट विल बी मोर। तो कैटायन पे चार्ज कैसा होना चाहिए? हाई चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पोलराइजिंग पावर कैटायन के चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी। बिल्कुल सिंपल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। पोलराइजिंग पावर क्या है? एनायन को डिस्टॉर्ट करने की पावर। दूसरा, कैटायन की साइज कम होनी चाहिए। जितनी कम साइज होगी उतना ही क्लोज पहुंचेगा ना, और उतना क्लोज पहुंचेगा तो शेयरिंग ज्यादा होगी। कैटायन अगर स्मॉल है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम होगी, या ये सोचो कि कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के क्लोज पहुंच रहा है, शेयरिंग ज्यादा हो रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सप्लेन करो कोवेलेंट करेक्टर, LiCl में कोवेलेंट करेक्टर कम है BeCl2 से। BeCl2 मोर कोवेलेंट है। अभी मैंने एनायन दोनों में सेम दिया है, क्या रीजन होगा? तो आंसर है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी बताओ? Be2+ और Li+ में। Be2+ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा। मैं रिपीट कर दूं, पहले आपको चार्ज के बारे में सोचना है। हालांकि यहां पे दोनों पॉइंट कंपेरेबल हैं। ठीक है अक्षय बेटा, आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेक्चर भेजेंगे सबको। दोनों पॉइंट यहाँ पे सपोर्टिंग है। बेरिलियम आयन पे चार्ज ज्यादा है और साइज कम है। बट मान लीजिए ऑप्शन में दोनों आ गए, सिलेक्ट आपको कोई एक करना है, तो क्या सिलेक्ट करोगे?
तो मोर इम्पैक्ट होगा चार्ज का। पहले चार्ज से डिसाइड करेंगे। अगर चार्ज सेम है तो फिर आयन की साइज के बारे में सोचेंगे। जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, इनमें आयनिक करेक्टर कंपेयर करो, कोवेलेंट करेक्टर कंपेयर करो। एक ही बात है, जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा आयनिक करेक्टर कम होगा। तो मोस्ट कोवेलेंट कौन? मोस्ट कोवेलेंट कौन? मोस्ट कोवेलेंट होगा LiCl। क्यों? अब मैंने क्या किया, कैटायन पे चार्ज तो बराबर दिया, कैटायन पे चार्ज बिल्कुल बराबर है, और कैटायन पे अगर चार्ज इक्वल हो तो किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे? फिर साइज के बारे में सोचेंगे। बताओ सबसे स्मॉल कैटायन कौन? Li+। तो ये मोस्ट कोवेलेंट है, LiCl है मोस्ट कोवेलेंट। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं लीस्ट आयनिक बताओ, मोस्ट कोवेलेंट या लीस्ट आयनिक एक ही बात है। तो पहला रूल समझ में आ गया सबको, फजांस रूल? ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं सारे, अभी बताएंगे कहां लिखे हैं। पहला समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ राइट डाउन सेकंड रूल। सेकंड रूल, सेकंड वन लिखो, कोवेलेंट करेक्टर increases with the increase in polarizability of anion. Covalent character increases with the increase in polarizability of anion. अब यहां पे टर्म आया पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। व्हाट इज दिस पोलराइजेबिलिटी? हाँ, विशाल ने बिल्कुल ठीक बताया। पोलराइजेबिलिटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ anion, the tendency of anion to get distorted, to get distorted by cation, the tendency of anion to get distorted.
तो पोलराइजेबिलिटी भी प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ एनायन के, एंड इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के भी, साइज ऑफ एनायन। ध्यान देना इसमें दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड नाइट्राइड आयन, इनकी पोलराइजिंग पावर कंपेयर करो। सॉरी, पोलराइजेबिलिटी, गलत बोल दिया, पोलराइजेबिलिटी कंपेयर करो। तो पहले चार्ज का डिफरेंस देखें, यहां पे भी फेवरेबल है, चार्ज और साइज दोनों अपोजिंग नहीं है। तो पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन। लिख लिया है? दूसरी प्रॉब्लम लिखो, अनदर प्रॉब्लम। अब मान लीजिए चार्ज बराबर है F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। अगर चार्ज इक्वल है तो पोलराइजेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी? तो जो सबसे बड़ा आयन होगा, अब साइज के बेसिस पे देखेंगे साइज, तो I माइनस की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, I माइनस की पोलराइजेबिलिटी, सॉरी गलत बोल दिया, पोलराइजेबिलिटी I माइनस की पोलराइजेबिलिटी मैक्सिमम, रीजन है इसका साइज, चार्ज तो बराबर है। अब देखो प्रॉब्लम किस तरह से आएगी। आपसे कहा जाएगा LiF, LiCl, LiBr, LiI, बताओ विच इज मोस्ट कोवेलेंट? तो कैटायन के बेसिस पे तो डिफरेंस कर नहीं सकते, कैटायन के बेसिस पे डिफरेंस कर नहीं सकते। अब यहां पे एनायन बचे, तो आप देख लो एनायन पे चार्ज भी सेम है, तो अब साइज बची। तो LiI मोस्ट कोवेलेंट है, और मोस्ट कोवेलेंट होने का रीजन है मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी ऑफ I माइनस। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो।
आपके पास है आयनिक कंपाउंड कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम नाइट्राइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। कंपेयर करो इनके कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा कैल्शियम नाइट्राइड, इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और सबसे कम कैल्शियम फ्लोराइड। ये ऑर्डर है कोवेलेंट कैरेक्टर का। यहां पे एक पॉइंट नोट कर लें, ये जो कॉफिशिएंट हैं 2, 3, 2, इन कॉफिशिएंट का आयनिक करेक्टर या कोवेलेंट करेक्टर कंपैरिजन में कोई रोल नहीं है। नो सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कॉफिशिएंट। आपको सोचना है कि कैल्शियम आयन अट्रैक्ट कर रहा है नाइट्राइड आयन को, बस ये सोचना है, इनका कॉफिशिएंट नहीं सोचना। कैल्शियम आयन नाइट्राइड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, आपको बस इतना सोचना है। इन कॉफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है परसेंट कोवेलेंट करेक्टर का या आयनिक करेक्टर का। कॉफिशिएंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है टू कंपेयर कोवेलेंट करेक्टर। ये कॉफिशिएंट तो केवल चार्ज बैलेंसिंग के लिए आए हैं। ये आपने पढ़ा होगा ना 9th-10th में कि भाई इस पे 2+ चार्ज है, नाइट्रोजन पे 3 है, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा है कि नहीं? तो ये तो जस्ट फॉर्मूला लिखने के लिए कॉफिशिएंट आए, चार्ज बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो ये बात हुई एनायन की। अब नेक्स्ट केस। अब हो सकता है किसी के मन में ऐसी बात आ रही हो, ध्यान देना, किसी के मन में ऐसी बात आ रही हो कि एक में कैटायन हो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, एक में कैटायन हो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और दूसरे में एनायन हो जिसकी पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी ज्यादा। अब इनमें कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? इसमें कैटायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और इसमें एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा। ऐसे क्रॉस क्वेश्चन को कंपेयर नहीं कर पाएंगे थ्योरेटिकली। ये थ्योरेटिकली नहीं हो सकते, और ऐसे क्वेश्चंस आपसे कभी पूछे भी नहीं जाएंगे। इसलिए ये बात आपको दिमाग में लानी नहीं। आपसे थ्योरेटिकली वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप कंपेयर कर सकते हो।
जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। समझ में आ गया सबको? ओके, एक और रूल है, थर्ड वन। एक रूल और बचा हुआ है, थर्ड रूल। वो रूल ये है कि अगर मान लीजिए दो कैटायन ऐसे हैं जिनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो, साइज साइज में बहुत स्मॉल डिफरेंस हो, और चार्ज भी बराबर हो, फिर क्या करें? नॉर्मली ऐसा होता है, एक एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है और दूसरा डी ब्लॉक का होता है। यही क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। और अब चार्ज भी इक्वल है, साइज भी कंपेरेबल है, तो अब पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा? तो पोलराइजिंग पावर होगी डी ब्लॉक के कैटायन की ज्यादा। डी ब्लॉक के कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर, डी ब्लॉक के कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। सीधे सीधे ये कहें, आप ऐसे समझ लें, प्रैक्टिकली होता क्या है, जो कैटायन का न्यूक्लियस है, जो कैटायन का न्यूक्लियस है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है। वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है। ध्यान देना, किसका न्यूक्लियस? ये कैटायन है और ये एनायन है। अगर आपके पास है, ध्यान देना, अगर आपके पास है कैटायन जो डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, मतलब इसके इनर शेल्स में कौन से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको? डी इलेक्ट्रॉन। पे, पेनल्टीमेट शेल में डी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर ये डी ब्लॉक का है तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। भाई, कैटायन के इनर शेल में डी इलेक्ट्रॉन होने से पोलराइजिंग पावर ज्यादा कैसे? कोई बता सकता है? एक बार सोचो कि कैटायन के पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दूसरी बार सोचो डी इलेक्ट्रॉन है। अरे बेटा, मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये न्यूक्लियस।
तो अगर डी इलेक्ट्रॉन है तो डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर पुअर होती है, और शील्डिंग पावर पुअर होती है तो ये न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान देना, अगर कंपटीशन हो एस और डी ब्लॉक के मेटल आयन में जिन पर चार्ज बराबर हो, तो आपको सीधे सीधे कर देना है किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। डी ब्लॉक के कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। और अगर एक डी और एक एफ ब्लॉक के कैटायन में कंपटीशन हो, चार्ज बराबर हो, तो एफ ब्लॉक की कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। प्रॉब्लम ऐसे आएगी, बताओ NaCl एंड AgCl में मोर कोवेलेंट कौन? विच इज मोर कोवेलेंट? तो एनायन तो सेम दिया, डिफरेंस है कैटायन का। आया समझ में? लाइक वाइज अगर आपसे कहें कि बताओ CaCl2 एंड ZnCl2 में मोर कोवेलेंट कौन? ZnCl2। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया थर्ड रूल सबको? थर्ड रूल क्लियर है सबको? अब देखो, अभी किसी ने एक प्रॉब्लम पूछी, आप लोग आंसर करें। क्या क्या एनायन के डी इलेक्ट्रॉन की कोई इंपॉर्टेंस है? क्या एनायन के डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर की कोई इंपॉर्टेंस है कोवेलेंट कैरेक्टर में? पहली चीज तो ये बेटा कि डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वहां एनायन बनना ही नहीं है। एनायन कहां पे बनना है? पी ब्लॉक में केवल। तो एनायन के लिए शील्डिंग पावर का कोई यूज नहीं। एनायन के लिए शील्डिंग पावर का कोई यूज नहीं। अब एक बार आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो, देख लो ध्यान से। एनसीईआरटी बुक ओपन करो। मैं एनसीईआरटी देख, अब आप लिखो रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा नाम है डीलोकलाइजेशन इफेक्ट।
रेजोनेंस नेम सबसे ज्यादा यूज होता है, इवन दो इट इज मिसलीडिंग। ये हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ड, फिर भी हम इसको यूज करते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम यही आया। जो वर्ड पहले इंट्रोड्यूस होता है वो ही याद रह जाता है, उसको हटाना मुश्किल होता है। तो व्हाट इज रेजोनेंस लिखो। द delocalization of pi electrons, ब्रैकेट में लिख लो नॉट सिग्मा, ये भी लिख लो। द delocalization of pi electrons is known as mesomeric effect। delocalization of pi electrons is known as mesomeric effect। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, आखिर ये डिलोकलाइजेशन इफेक्ट इंट्रोड्यूस करना ही क्यों पड़ा? वाई डू वी नीड रेजोनेंस? ये नए टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी हमें? आखिर ये नया टॉपिक आया क्यों? देखो, नई थ्योरी क्यों आती है? कोई भी नई थ्योरी आती क्यों है? हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा हो गया जो एग्जिस्टिंग थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अगर एग्जिस्टिंग थ्योरी किसी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन ना कर पाए, then we introduce new theory, yes or no? When existing theories failed to explain an observation, when existing theory failed to explain an observation, then we introduce a new theory, new concept। ओके, अब ऐसा क्या था ऑब्जर्वेशन जो एग्जिस्टिंग थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई? जैसे ओजोन, आपने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया, ओजोन पे आपने फॉर्मल चार्ज लिखा, आप ये कर चुके हैं ऑलरेडी। ओजोन का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, इसको देखकर आप बता सकते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी? ये स्ट्रक्चर देख के हमें ये पता लग रहा है कि ये बॉन्ड लेंथ अनइक्वल होंगी, यस और नो?
एक एक पॉइंट पे आप बोलते जाना, ध्यान रखना, फिर कहोगे पूरा टॉपिक द्वारा पढ़ाओ तो मुश्किल होता है। ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखकर व्हाट वी कंक्लूड दैट बॉन्ड लेंथ विल नॉट बी इक्वल। ओके, बट द experimental fact or experimental observation is A equal to B। कैसे? क्यों A इक्वल टू B है? स्ट्रक्चर तो कुछ और बता रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से हम क्या कह पाएंगे, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कहेंगे कि दीज टू बॉन्ड्स आर लाइक। कुशल ने बिल्कुल ठीक कहा, बोथ बॉन्ड्स आर लाइक। तो ओ का ऐसे भी तो एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये बॉन्ड लेंथ ए है, ये बी है। क्या इस सेकंड स्ट्रक्चर को देख के कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी? आंसर है नो। ना तो फर्स्ट स्ट्रक्चर करेक्ट है, ना सेकंड स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये दोनों ही इनकरेक्ट है। दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तो है ए इक्वल टू बी बॉन्ड लेंथ, बराबर बॉन्ड लेंथ। तो फिर साइंटिस्ट ने ये माना कि दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एक ही केस में बराबर हो सकती हैं, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों जगह बराबर बराबर डीलोकलाइज्ड हो, दोनों जगह बराबर डीलोकलाइज्ड हो, पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड ना हो, यहां फिक्स ना हो, इन तीनों के बीच घूमते रहे, डिस्पर्स्ड हो, इसी को क्या नाम देते हैं? डीलोकलाइजेशन। अब इस स्ट्रक्चर को देखकर आप ये कह सकते हैं A equal to B। कैन यू से दिस? सेंट्रल ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज तो प्लस, बट ये जो एक नेगेटिव चार्ज है वो यहां दिखा सकते हैं, -1/2 इस पे, -1/2 इस पे, बिल्कुल बराबर। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने O3 का बनाया, इसको देख के हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू बी। बट ध्यान देना, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे है? डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड कब माने जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन? लोकलाइज्ड कब माने जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन? जब वो दो एटम के बीच में फिक्स्ड हो, दो एटम के बीच में ही रहे, दो एटम के बीच में रहे, तो वो कहलाते हैं लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। बट 3 और 3 से ज्यादा एटम के बीच चले गए तो क्या कहलाएंगे? डीलोकलाइज्ड। टर्मिनोलॉजी क्लियर है? लोकलाइज्ड का क्या मतलब है? तो बॉन्ड लेंथ ए और बी इक्वल होंगी और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। इसको देखो कैसे बना लिखते हैं हम, ध्यान देना। ये जो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड आपने बनाए हैं,
इनके बीच एक एरो लगाना, ऐसा डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो लगाना। कुशल बेटा, थोड़ा सोच लिया करो पूछने से पहले कि क्या चल रहा है। आप पता ही नहीं क्या बोल देते हो। ये बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ये पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड केवल दो एटम के बीच में अगर हो तो उसे लोकलाइज्ड कहते हैं। और अगर वो डिस्पर्स्ड हो जाए दो या दो से मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इस पूरे रीजन में कहीं भी हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं डीलोकलाइज्ड सिस्टम। तो इस ऑक्सीजन से लेके इस ऑक्सीजन तक कहीं भी हो सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। अब ध्यान दो, मैं जो बताने जा रहा था वो ये, जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर है रियलिटी में ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट कौन करता है? रियल स्ट्रक्चर कौन है जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हमें मिला? ये है रियल स्ट्रक्चर। इस रियल स्ट्रक्चर का नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। जो एग्जिस्ट करता है उसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। फिर जब हम O3 की रिएक्शन लिखेंगे, ओजोन की जब हम रिएक्शन लिखेंगे, तो बनाएंगे तो इनमें से किसी एक को, जबकि ये दोनों हाइपोथेटिकल हैं, दोनों ही नहीं होते हैं। होता तो थर्ड है। इन दोनों में से किसी एक को क्यों बनाएंगे? बिकॉज वी आर अनेबल we are unable to deal with delocalized electrons. We cannot deal with delocalized electrons, but we can deal with localized electrons. तो जब हम O3 की रिएक्शंस लिखेंगे, स्टडी करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक को बनाएंगे। किसी एक को बनाएंगे, मैं कह रहा हूं। मान लो कि ऐसे 10 स्ट्रक्चर होते, तो 10 में से भी किसी एक को ही बनाते। किसको बनाते? वो स्ट्रक्चर बनाते जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ये सेकंड स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसको बनाने में, और ये भी कंट्रीब्यूट करता है। दोनों कंट्रीब्यूट करके ये बनाते हैं फाइनली। तो फर्स्ट और सेकंड का नाम पड़ गया। फर्स्ट और सेकंड के क्या क्या नाम पड़ गए जो हमने स्ट्रक्चर बनाए? फर्स्ट और सेकंड को नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इसको नाम देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फर्स्ट और सेकंड को नाम देते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर।
इन तीनों नेम में सबसे मीनिंगफुल नेम है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है। इसके नेम से ही समझ में आ जाता है कि ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। नेम से समझ में आ जाता है कि ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोनों रियल नहीं है, ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। किसको बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे? किसको बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में। अब जरा देखो, क्या फर्स्ट और सेकंड में आप डिफरेंस कर सकते हो? क्या फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस कर सकते हो? इज देयर डिफरेंस, एनी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? आंसर है नो। एक ओ डबल बॉन्ड ओ है, एक ओ सिंगल बॉन्ड ओ है। सेंट्रल ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव है, टर्मिनल ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है। वी कैन नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को यहां पे हम कहेंगे कंट्री इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या सिंपली इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। पूरा नाम है इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, बिकॉज दे आर सेम स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे नेम आगे आएगा इक्विवेलेंट। अगर ये डिफरेंट होते तो क्या कहते? नॉन इक्विवेलेंट। अब अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में 50% कंट्रीब्यूशन फर्स्ट का होगा, 50% कंट्रीब्यूशन सेकंड का होगा। बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे इसको बनाने में, और बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे तभी ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी। ये बॉन्ड लेंथ दोनों इक्वल तभी हैं जब दोनों स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन इसको बनाने में बराबर है। और बराबर कंट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आ गया समझ में इतना सबको? आप जरा एक प्रॉब्लम का आंसर करो। जस्ट इमेजिन, जस्ट कंसीडर करो ऐसा कि मान लो फर्स्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट करता सेकंड से। इफ फर्स्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सेकंड से, तो ए और बी में कौन बड़ा होता? अगर एज्यूम करो जस्ट, फर्स्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सेकंड से, कौन बड़ा होता? ऐसा लगता है निष्ठा के अलावा बाकी सब गहरी नींद में है। फर्स्ट अगर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो बॉन्ड ए में डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड बी में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा। और लाइक एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो तो कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होता है?
तो अगर पहला ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, इफ मैं केस बता रहा हूं कंडीशन के साथ, तो हम कहेंगे बी ग्रेटर देन ए होगा, अगर ऐसा होता। अगर सेकंड ज्यादा कंट्रीब्यूट करता तो हम क्या कहते, ए ग्रेटर देन बी। बट एक्सपेरिमेंटल तो कुछ और ही बात हमें दिखाई पड़ी। एक्सपेरिमेंट तो ये कहता है कि ए इक्वल टू बी है। ए इक्वल टू बी जो हमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मिला, तो क्या कहना पड़ेगा थ्योरेटिकली कि दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट। आई बात समझ में? एक और मिसकंसेप्ट, अभी हमें करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, बताऊंगा मैं, पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एरो लगा हुआ है, इस एरो का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है या सेकंड फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है। अगर एरो ऐसे लगा होता, इसका मतलब होता है कि ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में भी कन्वर्ट हो रहा है, ये इस एरो का मतलब है। यहां एरो डिफरेंट है, ध्यान देना। ये एरो केवल ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे रियल स्ट्रक्चर बनाने में, ये बता रहा है एरो। इस एरो का ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड इंटर कन्वर्टिबल है। तो ये एरो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे क्या बनाने में, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में। फर्स्ट और सेकंड इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर हैं, इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, नॉट इंटर कन्वर्टिबल। तो इन दोनों एरोज में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? एक ये एरो डबल सा ये जो लगाया रिवर्सिबल, और एक ये एरो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जो डेफिनेशन लिखी है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। अभी किसी की क्लास होती है क्या? कैरेक्टरिस्टिक खत्म ही कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हेडिंग डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। इतना आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखना, जो भी फ्राइडे तक पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट होगा।